यस बच्चों, हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे हाइड्राइड्स और उसके अंदर सेकंड कैटेगरी चल रही थी हमारी कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। मैं रिपीट कर दूं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में ये हाइड्रोजन रिएक्शन करके जो हाइड्राइड्स बनते हैं उन्हीं को हम कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बोलते हैं और इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वाले। अब वापस से इसको हम कैटेगराइज करें तो तीन तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होंगे? ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स के साथ में जो हाइड्राइड बनते हैं वो होंगे, जैसे BH3 है, AlH3 है। रीजन क्या है? क्योंकि इनके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम इनको लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। अब कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के अंदर ही सेकंड सब कैटेगरी आ रही है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। The hydrides which have sufficient number of electrons required for forming covalent bond is called electron precise hydride. एग्जाम्पल ग्रुप 14 के जो मेंबर्स हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन है, लेड है, इनके जो हाइड्राइड होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बोल सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बोलते हैं और इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, जैसे मीथेन की आप लोग फेमिलियर हैं इस चीज से। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये ध्यान रखना, ग्रुप 13 है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप 14 है तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। फिर ग्रुप 14 के बाद में चाहे वो ग्रुप 16 हो, 17 हो, 18 नहीं ले सकते क्योंकि 18 के साथ में तो कंपाउंड बनते नहीं है, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बोलते हैं। The hydrides which have excess electrons as required to form normal covalent bond is called electron rich hydride. Example from group 15 to 17, यानी ग्रुप 15, 16, 17। ये ध्यान रखना, ग्रुप 14 अगर है तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और अगर 15, 16, 17 है तो इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ NH3, PH3, H2O, H2S, H2SE और H2Te एंड HF। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि देखिए NH3 और PH3 में सेंट्रल एटम के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर H2O, H2S, H2SE, H2Te में सेंट्रल एटम के पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और HF, HCl, HI, HBr में सेंट्रल एटम तो होता ही नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा एटम है जैसे कि हेलोजन है उनके पास में तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डोनेट कर सकते हैं, तो हम इनको लुईस बेस भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। हालांकि आप लोगों ने देखा था एस ब्लॉक वाली जो मेंबर्स हैं वो भी मेटल्स हैं, लेकिन वहां हमने वर्ड यूज किया था आयनिक। अब हम देखें कि डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के मेंबर के साथ में अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करके ध्यान देना, रिएक्शन तो नहीं होती है लेकिन इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर ये ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, इनको हम मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? रीजन ये है क्योंकि वो इंटरस्टिशियल में है, तो वहां कोई कंपाउंड तो बनता है नहीं और जो रेशियो है वो भी एक परफेक्ट रेशियो नहीं होता है, फ्रैक्शन के अंदर रेशियो होता है, इस वजह से इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का कंडक्शन करते हैं, हालांकि उतनी एफिशिएंसी से नहीं करते हैं जितना कि प्योर मेटल्स करती हैं। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर डिलीटेड सिलेबस है, यानी ये जो हाइड्रोजन चैप्टर है इसमें ये क्या पार्ट इसके अंदर डिलीट हुआ है ध्यान दीजिए। इसमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस, यानी काफी सारा पार्ट इसमें से रिमूव हो गया, जबकि हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, हमने पढ़ लिया और गलती से पढ़ लिया, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये यूजफुल है। मैं रिपीट कर दूं कि आपका जो सिलेबस है भले ही रिड्यूस हुआ है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर 11th क्लास का 60% पूछा जाता है और 12th क्लास का 40%, तो आप इसको भी सीरियसली लीजिए।
देखिए अब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका ये सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस। इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल और अकरेंस, आइसोटोप्स, हाइड्राइड्स, आयनिक, कोवेलेंट, इंटरस्टिशियल और ये हम पढ़ चुके हैं। फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, हेवी वाटर एंड हाइड्रोजन एज फ्यूल, तो ये चीज हम पढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट हेडिंग देखिए, वाटर। वाटर इट इज द मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सॉल्वेंट के फॉर्म में ये काम करता है और कई सारी जो रिएक्शंस हैं वो वाटर के बिना हो नहीं सकती हैं। वाटर इज ऑल्सो नोन एज द रिवर ऑफ लाइफ, अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ नहीं हो सकती। ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 65% वाटर एंड सम प्लांट्स हैव एज मच एज 95% वाटर, जैसे कि वाटरमेलन या तरबूज, कितना पानी होता है उसमें। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। आपको पता है कि ये इसकी स्ट्रक्चर बेंट होती है, ना कि लीनियर होती है। और बेंट क्यों होती है, हमने केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से जो टेट्राहेड्रल एंगल है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। यानी जैसे कि मिथेन में एग्जैक्टली 109 एंड 30 मिनट्स, या आप यूं कह दीजिए 109 एंड 109.5 डिग्री, जबकि वाटर में रिड्यूस होकर के 104.5 डिग्री रह जाता है रिपल्शन की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कम होती है, 95.7 पिकोमीटर। और पोलैरिटी भी होती है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, इसी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट भी होता है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आपको ये बात पता है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करती है, यानी आइस वाटर का ही सॉलिड फॉर्म है लेकिन फिर भी उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। उसका रीजन क्या है, वो उसके अंदर अवेलेबल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 3D बॉन्डिंग, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। या यूं कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर स्पेस से कम स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा वो ऑक्यूपाई करते हैं। आइस हैज अ हाईली ऑर्डर्ड 3D हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय फोर ऑक्सीजन एटम्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर। अब ये टेट्राहेड्रल क्यों है उसका रीजन समझना। हमको ही पता है कि ऑक्सीजन पर sp3 हाइब्रिडेशन है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो लोन पेयर हैं या बॉन्ड पेयर हैं, आप उनको कंबाइन करोगे तो टेट्राहेड्रल उसका शेप बनता है। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल चारों तरफ टेट्राहेड्रली 4 वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं, या उसकी डेंसिटी कम होती है, हम ये बोल सकते हैं। इसी वजह से आइस वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पहली हम देखते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है, वो सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन ये देखिए, इस रिएक्शन के अंदर वाटर और अमोनिया की रिएक्शन हो रही है। बन क्या रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन। इसमें वाटर एसिड का काम कर रहा है, मतलब इसने क्या किया कि प्रोटॉन डोनेट किया और खुद हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। दूसरी रिएक्शन, इसके अंदर H2O और H2S की रिएक्शन हो रही है, तो ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के अंदर और HS नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वाटर का मॉलिक्यूल, इसका मतलब यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा है। तो दोनों रिएक्शन के अंदर, इसमें तो ये एसिड है और इसके अंदर ये बेस है, ये क्या इंडिकेट करती है, एम्फोटेरिक नेचर। अगली जो रेडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। पहले मैं वो पिक बता दूं जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड आइस दी हुई है, आप उसको पॉज करना।
ये पिक हमारी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, बनाइए।